तो देखो, हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में। तो क्या है उस टॉपिक का नाम? तो उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्या होता है? तो अभी इसको हम समझते हैं, इसके बारे में अभी हम यहाँ पे समझते हैं। एक्चुअली तुम्हारा पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम बस इसी पे तुम्हारा इसी के आसपास घूमेगा, पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। एक मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, मैं एक क्या लिख रहा हूं? एक रिएक्शन जो कि तुम्हारा रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक, तो ये तुम्हारा एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ऊपर मैंने क्या लिख दिया? RF यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, और नीचे क्या लिख दिया? रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट ऑफ ऊपर मैंने लिखा रेट RF मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और नीचे मैंने लिखा RF यानी कि RB यानी कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो A और A प्लस B यानी कि जो रिएक्टेंट था इसको मैंने क्या मान लिया? इसको मैंने मान लिया वाटर, और C और D जो कि प्रोडक्ट था इसको मैंने मान लिया क्लाउड। क्या मान लिया? क्लाउड। लास्ट क्लास में भी हमने बात किया था कि भैया रिएक्टेंट, लास्ट क्लास में भी मैंने बात किया था कि रिएक्टेंट मतलब क्या होता है। हेलो पायल, लास्ट क्लास में मैंने बात किया था रिएक्टेंट मतलब मान लेना तुम पानी को तुम रिएक्टेंट मानना, और तुम्हारा प्रोडक्ट को तुम क्या मानना? तुम अपने प्रोडक्ट को क्लाउड मानना। ठीक है, तो वही मैं कंसेप्ट यहाँ भी यूज कर रहा हूं। और ये तुम बताना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि तुम्हारा बादल का बनना किस पे डिपेंड करेगा? यदि पानी ज्यादा रहेगा तो बादल ज्यादा बनेगा कि नहीं? यस या नो? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। जितना ज्यादा पानी। पायल आप थोड़ा लेट से ज्वाइन किए हैं, मैं अभी जस्ट ही क्लास स्टार्ट किया हूँ। मैं अभी क्लास का आज पहला ही टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये पहला टॉपिक है, तो टेंशन की बात नहीं है। अब ध्यान से इसको सुनिएगा। ठीक, तो सभी बच्चों ने बोला क्या कि जब पानी ज्यादा रहेगा तो बादल ज्यादा बनेगा, यानी कि बादल ज्यादा बनेगा। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं? रेट ऑफ बादल का बनना यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन होना। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और बी। ए और बी क्या है? यही तो पानी है ना। तो फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि बादल का बनना किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ए और बी यानी कि रिएक्टेंट के। लिख सकते हैं ना? अरे बोलो। और देखो, जितना ज्यादा बादल बनेगा उतना ही ज्यादा बारिश होगा। तो बारिश का होना क्या है? बादल का बनना फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो बारिश का होना बैकवर्ड रिएक्शन है। तो बैकवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? बादल सी एंड डी। C and D के। RF। तो RB तुम्हारा C और D के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी को ये दोनों पॉइंट में दिक्कत हो तो बोलेगा, हैंड रेज करके बोलेगा। समझ में आया क्या बच्चे? क्या गए? सर RF A और B के प्रोपोर्शनल क्यों होगा? क्या अब तुम ये जानते हो कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म हम लिखते हैं। तो चलो मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटा रहा हूं। तो हटा रहे हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन। तो मैं, हाँ बच्चे क्या हुआ यार? हमारा RF जो होगा A और B के प्रोपोर्शनल क्यों होगा? RF यानी कि फॉरवर्ड जो हो रहा है वो A और B के प्रोपोर्शनल क्यों होगा? देखो फॉरवर्ड मैंने ऐसे एग्जांपल समझाया था कि पानी लिए, गैस पे रखे, पानी गर्म किए तो बादल, पानी तुम्हारा वेपर बनेगा और वो जाके ऊपर बादल बन जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। और फिर जब बादल बन गया तो वो बादल तुम्हारा फिर से बारिश होके फिर से पानी जमीन पे आ गया, तो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसको मैंने बोला बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा तुम्हारे पास पानी रहेगा उतना ही ज्यादा बादल बनेगा कि नहीं? यस सर। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट तुम्हारा क्या है? रिएक्टेंट तो ए और बी ही ना है, तो हम नहीं लिख सकते RF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और बी के कंसेंट्रेशन के। लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। और फिर वो जितना ज्यादा बादल बनेगा
उतना ही ज्यादा बारिश हो गया, यानी कि बारिश का होना बैकवर्ड रिएक्शन है, तो बैकवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? सी और डी के। सी और डी के। तो अब तुम जानते हो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए एक हम कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं, और वो कांस्टेंट टर्म क्या होता है? मान लो यहाँ पे RF इज इक्वल टू KF कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू B, और सिमिलरली यहाँ पे हम RB क्या लिख देंगे? KB कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, CD है ना, CD कंसेंट्रेशन ऑफ C और कंसेंट्रेशन ऑफ D। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बस मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दिया। अरे आ रहा है समझ में? हाँ जी सर। यस सर। अब क्या होता है? अब ये होता है तुम्हारा एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम तुम जानते हो क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम होता है RF बराबर RB के। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है। इक्विलिब्रियम ये बहुत बार मैंने लास्ट क्लास में जिक्र किया था। RF इज इक्वल टू क्या होता है? RB होता है ना, RB। तो दोनों इक्वल होता है। तो ये इक्वेशन 1 था, ये 2 था, दोनों को मैं इक्वल कर दूंगा। तो इक्वल करूंगा तो क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा KF AB इज इक्वल टू KB C और D। लिख सकते हैं ना? यस सर। तो अब हाँ जी सर। अब मैं प्रोडक्ट को डिवाइड करूंगा, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो KF डिवाइडेड बाई KB इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ C D डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ A और B। बोलो कोई दिक्कत है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये नो सर। तो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर तुम्हारा देखो CD क्या था? प्रोडक्ट था, यानी कि CD क्या था? क्लाउड था, बादल था, और ये क्या है? CD तुम्हारा प्रोडक्ट है, और ये क्या है? रिएक्टेंट है। A और B ना, और ये KF बाई KB जो होता है ना, इसी का दूसरा नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ, इसी को बिल्कुल दीपक सही बोला। KF बाई KB इसी का दूसरा नाम होता है KE तुम बोल दो या KC बोल दो। KF डिवाइडेड बाई KB को ही हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं हम KC से। तो मैं इसी को नीचे लिख दे रहा हूं, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला तैयार हो गया बहुत ही आसानी से। ये आपका इक्विलिब्रियम, वेयर KC क्या है? KC आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। तो यस सर। KC जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऊपर क्या है? प्रोडक्ट, और नीचे क्या है? रिएक्टेंट। तो तुम ये ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या हम अपने समझने के लिए अपना जुगाड़ टेक्नोलॉजी ये कहता है कि ये KC जो है बादल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके? बादल के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रिएक्टेंट के, यानी कि हाँ ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किसी को ये नहीं समझ में आया हो KC के बारे में तो बताए। किसी को क्लियर? एक मैं आपको जनरल इक्वेशन देता हूं और उसको आप KC इसका समझिएगा। मान लीजिए रिएक्शन फिर से है A प्लस B है और C प्लस D है और प्लस एक और C है मान लो, तो तुम इसका KC क्या लिखोगे? इसका KC भी वही लिखोगे, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो KC में यही C का स्क्वायर अपॉन C का स्क्वायर इनटू D अपॉन में A इनटू B बाय AB ऐसे लिख सकते हैं ना, C D फिर C फिर डिवाइडेड बाय A और D लिख सकते हैं ना। अब बताओ दो बार C लिखने से अच्छा है क्या एक C को मिटा दो और पावर 2 कर दो? कर सकते हैं कि नहीं? हाँ जी सर। तो इसका मतलब अगर मान लो ये C क्या रहता, ये C यहाँ ना देखे, अगर यहाँ 2 लिख देते, जैसे ये प्लस C था तो उसको हम ये भी लिख सकते थे ना 2 यहाँ पे, तभी भी इक्वेशन यही होता। तो अगर मान लो इन जनरल ये 2 के जगह पे क्या रहता? C रहता, तो हम इसके पावर में क्या चढ़ा देते? C चढ़ा देते ना। अगर सिमिलरली इसके में
आगे ए रहेगा, इसके आगे बी रहेगा, इसके आगे डी रहेगा, तो क्या हम इसके आगे ए है तो इसका पावर ए चढ़ा दे, इसका बी के आगे बी है तो बी लिख देंगे, डी के आगे डी है तो डी लिख देंगे। तो ये आपका जनरल आपका केसी का इक्वेशन है। क्या जनरल इक्वेशन हुआ केसी का? केसी कहता है कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट करना और जो इसका मोल होगा ना उसको तुम पावर पे लिख देना। कुछ आ रहा है क्या समझ में? Yes, sir. Everything is Yes, clear. sir. Yes, sir. तो एक क्वेश्चन आपको Yes, देते sir. हैं, आप इसका केसी बताइए, इसका केसी जल्दी से बताओ क्या होगा। सर निकाल दिया था सर पिछले क्लास में। NH3 की पावर 2 Sir, डिवाइड बाय N की पावर 2 H की की power H की पावर square 3 by N2 by H की power Q. हाँ बिल्कुल सही। देखो वही किया, इसका मैं खुद से इसका मैं बता रहा हूँ, जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा ध्यान देना। देखो केसी क्या होगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को लिखना ऊपर यानी कि HCl लिख देना, फिर प्रोडक्ट के आगे क्या है 2 है तो इसके ऊपर तुम 2 लिख देना, फिर रिएक्टेंट क्या है H2 और Cl2 तो तुम रिएक्टेंट लिख देना, ठीक। और रिएक्टेंट के आगे इसमें कोई मोल नहीं है तो इसके पावर में कुछ नहीं होगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सही बच्चे ने सही बोला, इसके आगे क्या है 2 तो मैंने 2 लिखा, इसके आगे 3 था तो इसका पावर मैंने 3 लिख दिया। ये क्वेश्चन जो है इसका केसी कैसे लिखेंगे, तो वही तरीका, प्रोडक्ट लिख देंगे, प्रोडक्ट क्या है NO2 और NO2 के आगे क्या है 2 है तो इसके पावर पे 2 ले जाएंगे, और रिएक्टेंट क्या है N2O4 तो इसके नीचे हम लिख देंगे N2O4, और इसके पावर में कुछ है, इसके आगे कुछ है तो नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक ही चीज को 2 बार यहाँ पे किया है। तो केसी, ये जो तीनों क्वेश्चन है इसमें केसी निकालने में किसी को दिक्कत? No, sir. सबको आ रहा है ना समझ में? किसी को नहीं आएगा तो हैंड रेज कर देगा, हैंड रेज कर देगा या माइक ऑन। अच्छा आप बच्चे शायद लीव कर गए थे ना, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, देखो एक मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन, अरे नहीं वो तो अच्छा इसी का एग्जांपल लेते हैं। देखो इसका अगर केसी कोई लिखने के लिए तुमको बोलेगा ना, केसी जब भी लिखने के लिए कोई बोलेगा तो तुम हमेशा प्रोडक्ट को ऊपर लिखना और नीचे रिएक्टेंट को लिखना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है NH3 है ना, प्रोडक्ट NH3 है तो तुम हमेशा केसी में प्रोडक्ट को ऊपर लिख देना, लो NH3 लिख दिए, और फिर तुम रिएक्टेंट को नीचे लिखना, तो लो रिएक्टेंट को मैं नीचे लिख दिया, क्या है N2 और क्या है रिएक्टेंट H2 है, ठीक। और तुम ये देखना जिसका जितना मोल रहता है ना वो उसका पावर चला जाएगा। जैसे NH3 का कितना मोल है तो भैया NH3 2 मोल है तो NH3 कितना पावर जाएगा 2। H2 कितना मोल है, आगे H2 का कितना है 3 है तो H2 के ऊपर तुम कितना लिखोगे 3, और इस N2 के आगे कुछ भी नहीं है तो इस N2 पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा केसी तैयार हुआ। केसी क्या होता है, प्रोडक्ट लिख दो डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कर दो और जितना मोल जो रहेगा वो उसका पावर हो जाएगा। आया क्या जेशान समझ में आपको? Yes, sir. ओके, तो ये आप ये सब मैंने कर ही लिया। तो ये आपका 2000। अच्छा एक और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी मैं लिख ही देता हूँ। इसका केसी क्या होगा भैया, PCl3 और Cl2 है तो ऊपर क्या लिखेंगे PCl3 और क्या लिखेंगे Cl2, और डिवाइड में क्या करेंगे PCl5। किसी के आगे कुछ भी नहीं है तो पावर में सब में क्या रहेगा, कुछ भी नहीं होगा, यानी कि सब पे पावर क्या है 1 1 है, ठीक है ना। तो ये आपका केसी रहा। तो ये आपका अगला जो क्वेश्चन है इसी साल आपके 2022 में नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से इसको आप सॉल्व कीजिए। सर डी आएगा आंसर। क्या क्या आएगा दीपक? सर डी। अरे वाह बच्चे तो मतलब क्वेश्चन देखे भी नहीं ऐसे आएगा। सर आपने करवा दिया था ये। अच्छा नेक्स्ट पिछली क्लास में। अच्छा पिछली क्लास में हो गया था। अच्छा बहुत आगे है फिर। अच्छा ये हो गया था, ठीक है। अरे देखो जो बच्चा लास्ट क्लास मिस किया होगा तो वही केसी निकालना है भैया। क्या निकालना है? केसी निकालना है। तो केसी कैसे निकालेंगे? तो केसी हम निकालते हैं, इसका क्या है 3O2 और 2O3 है तो आपका जो है प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट क्या है O3, डिवाइडेड में क्या लिखेंगे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है O2, और O3 के आगे क्या है 2 है तो इसके पावर 2 जाएगा, और इस O2 के आगे 3 है तो इसका पावर 3 जाएगा। केसी का वैल्यू आपको
क्या इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ Kc का वैल्यू दिया हुआ है, O2 का भी वैल्यू दिया हुआ है, उसने O3 का वैल्यू पूछा हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर हम निकालेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था जो कि 2022 में पूछा हुआ था। ठीक है, तो अब आते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस। ये भी हो गया था क्या? नो सर। अच्छा देखो, नो सर। देखो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम उसको कहेंगे जिसके जो होते हैं ना सभी, जैसे मान लो ABCD है, वो सारे एक ही फेज में हो। मान लो सारे क्या हो, सॉलिड या सारे गैस या सारे लिक्विड। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, सभी अलग अलग फेज में होंगे, एक फेज में होंगे। जैसे एग्जांपल से तुम यहाँ पे समझ जाओगे, ये तुम देखो, ये क्या है, लिक्विड, ये लिक्विड, ये लिक्विड, ये लिक्विड, सारे एक ही फेज में। तो ये क्या, किसका एग्जांपल हुआ, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। हाँ, तो होमोजीनियस बहुत आसान है पहचानना, जिसका फेज सब सेम हो जाए उसको कह देना होमोजीनियस। ये बताओ, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस। अगला देखो, ये सॉलिड हो गया और ये तुम्हारा गैस हो गया, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? सर ये हेट्रोजीनियस। चीज हमें ये ध्यान रखना है, देखो होमोजीनियस जो होता है उसका तो Kc लिखना बहुत आसान है, तुम सारे टर्म को ले रहे हो। लेकिन जब हेट्रोजीनियस वाला आएगा ना, तो तुम क्या करना, सॉलिड और लिक्विड नहीं लेना, सॉलिड और लिक्विड को लेना है, केवल गैस को लेना है, केवल गैस को लेना है। तो इसका अगर इस इक्वेशन का कोई Kc पूछेगा तो क्या होगा बताओ? इस इक्वेशन का जो थर्ड नंबर, CO2 सर सिर्फ CO2 आएगा, CO2 आएगा, बिल्कुल सही, केवल CO2 आएगा, बाकी सब को इग्नोर कर दें। हाँ बच्चे, आइए आजदान बोलो भाई, अरे बोलो। सर एक्वस में क्या लेंगे? एक्वस में क्या लेंगे? एक्वस में अगर मान लीजिए आपका होमोजीनियस है तो केवल एक्वस ले लेंगे, एक्वस को कंसीडर करेंगे, ठीक है। और हेट्रोजीनियस है तो हेट्रोजीनियस में क्या रहेगा, गैस भी है एक्वस भी है, तो आप एक्वस को इग्नोर कर दीजिएगा, केवल गैस को लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। होमोजीनियस में सब, जैसे ये तुम्हारा ऊपर वाला क्या था, लिक्विड था ना, तो इसमें सारा लेंगे, इसमें किसी को इग्नोर नहीं करना है। इसमें अगर आपका कोई केसी पूछे तो दोनों प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, सिंपली जैसे करते आ रहे थे अभी वैसे ही कर देना है। केवल ये अगर लिक्विड के बदले अगर एक्वस होता तो एक्वस ले लेते, वो वाला टर्म ले लेते। अरे एक्वस का मतलब समझते हो, पानी में डिजोल्व किया हुआ, एक्वस का मतलब एक तरह से भी है, तो उसको भी कंसीडर करेंगे, एक्वस को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। वो कब कंसीडर करेंगे, जब उसके साथ कोई भी गैस नहीं दिया हुआ है। अगर उस एक्वस वाले इक्वेशन में अगर कोई गैस दिया रहेगा ना, तो एक्वस वाले को इग्नोर कर देंगे। यानी कि सिंपल भाषा में ये ध्यान रखो कि हेट्रोजीनियस में गैस आ जाएगा तो तुम केवल गैस को ही लेना, बाकी को 1 ले लेना, ठीक है। और होमोजीनियस में तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसी को लेना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे मान लो इसी क्वेश्चन में अगर मान लो प्लस CO2 गैस रहता ना, तो ये सबको इग्नोर करते थे, सभी को। अगर केवल CO2 गैस रहता तो इसका Kc केवल CO2 रहता, लेकिन यहाँ पे CO2 नहीं है और सारे होमोजीनियस में है, तो इसका अगर कोई Kc पूछे तो क्या होगा, नहीं ये पूरा ले लेंगे, इसका Kc हो जाएगा CH3COO C2H5 इंटू H2O डिवाइडेड बाई C2H5 OH इंटू क्या है, ये CH3COH है ना, तो वो भी लिख लो, सारे लिख दो, किसी को इग्नोर नहीं करना है। वो इग्नोर कब करेंगे, जब एक आपका क्या रहेगा, एक आपका हेट्रोजीनियस में रहेगा, तो सबको ले लेना है, ठीक है ना। आ रहा है क्या समझ में? हाँ जी सर। तो ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, होमोजीनियस है, तो किसी को इग्नोर नहीं करना है, बस इसका Kc क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, यानी कि PCl3Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5, ठीक है ना। हाँ जी सर। ये आपका हेट्रोजीनियस हो गया, तो बताओ इसका Kc क्या होगा, किसको किसको इग्नोर कर देंगे बताओ? सर सॉलिड वाला को इग्नोर कर देंगे, Fe3O4 एंड Fe3Fe3, ये दोनों को इग्नोर कर देंगे, सॉलिड को इग्नोर कर देंगे, पावर 4 अपॉन में H2O की पावर 4, H2 का पावर 4 अपॉन में H2O का पावर 4, बिल्कुल सही, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना।
ये सॉलिड वाले को कर दिए और इसमें भी ये सॉलिड इग्नोर हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा इसका CO2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम, बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, कौन सा एग्जांपल है? सर सी इज द आंसर। गैस है तो सी होगा, बाकी तो क्या है सब में गैस सारे होमोजीनियस है। ठीक है, केवल सी तुम्हारा हेटेरोजीनियस था, ये उसका आंसर था। अब आता है एक नया टर्म केसी और केपी इक्विलिब्रियम को। अच्छा अब हम आ जाते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन को, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ था लॉ ऑफ मास एक्शन में, क्या लिखा हुआ था थ्योरी में, तो इसको देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है लॉ ऑफ मास एक्शन में, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट का नाम है गोल्डबर्ग एंड वेज, और क्या कर रहा है एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्री। तो ये तो हम जानते ही है ना कि रेट जो होता है ये केसी क्या है, रेट ही ना है, तो रेट किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसके जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, उसके पावर पे चढ़ जाता है। तो यही आपका लॉ ऑफ मास एक्शन था, आया क्या समझ में? और एक्टिव मास क्या होता है, जो मास इफेक्टिव होता है, जैसे सॉलिड को इग्नोर कर दे रहे थे, वहां पे लिक्विड इग्नोर कर दे रहे थे हेटेरोजीनियस में, क्योंकि वो लोग इफेक्टिव नहीं थे, इफेक्टिव क्या था, वहां पे गैस था। तो एक्टिव मास इफेक्टिव मास को बोलते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ा जाए। हाँ जी सर। तो देखो आगे बढ़ते हैं, और एक नया टर्म आया हमारा। हाँ बोलो निमेश, कोई डाउट है क्या? डाउट हो तो भैया, अच्छा गलती से ओपन नहीं, देखो समझ में आ रहा है ना भाई? निमेश भाई आपको समझ में आ रहा है ना? यस सर। गलती से मुझे पता चला कि हाँ निमेश भी मेरे क्लास में है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे तो बोलते ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कि बच्चे हैं ही, मतलब ये बच्चे भी मेरे क्लास में हैं। यार बोला करो यार, पार्टिसिपेट किया करो, ठीक है ना? क्लास उस तरह से क्या होता है ना, एंटरटेनिंग लगेगा आपको। अब देखो ये मैं केसी के बारे में बात कर रहा था, अब एक नया टर्म आ गया केपी। तो ये केपी क्या होता है, तो इसको समझते हैं। केपी क्या होता है? प्रेशर। बिल्कुल सही आपने निमेश, बिल्कुल सही बोला। केपी आपका प्रेशर, गैसियस, वो केवल गैसियस के लिए लगेगा। गैसियस के लिए होता है। एक्चुअली क्या है, अगर मान लो कोई रिएक्शन है A + B और C + D है, तो इसका जब, सर मेरा तो पता है ना कि हाँ मुझे पता है गुड़िया, आप क्लास में हैं, ठीक है, और आप मेरे क्लास में डेली आते हैं, जैसे दीपक, याजदान, गुड़िया, और कौन और है, सानिया है, गायत्री है, बहुत बच्चे डेली आते हैं। तो देखो मैं एक्टिव, ये तुम्हारा केसी जो है, अगर केसी कोई लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कर दिया, चलो और ये अच्छा एक और चीज ये ध्यान रखना, ये जो तुम ब्रैकेट हम दे रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, मोल अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन का मतलब क्या, मोल अपॉन मोलैरिटी भी ले सकते हैं, अपॉन वॉल्यूम का मोलैरिटी भी लिख सकते हैं। तो देखो अब देखो, अगर मान लो ये सारे गैस रहते तो तब भी केसी का फॉर्मूला तो यही था, अभी हम निकाल रहे थे ना भैया ऊपर वाले होमोजीनियस में, केसी का फॉर्मूला यही था। लेकिन दिक्कत ये होता है ना कि गैस का तुमको वॉल्यूम कैलकुलेट थोड़ा डिफिकल्ट है, गैस का हम लोग वॉल्यूम मेजर करने में ना थोड़ा डिफिकल्टी आता है, बट गैस का हम प्रेशर आसानी से मेजर करते हैं। इनफैक्ट हमारे पास प्रेशर गैस जो होते हैं हम प्रेशर के फॉर्म में ही मेजर करते हैं। तो लोगों ने सोचा कि भैया जब गैस को प्रेशर में मेजर करते हैं ना, तो गैस के लिए केसी लिखने से अच्छा है गैस के लिए हम केपी लिखें। अब ये केपी क्या होगा, तो केपी का फॉर्मूला क्या होगा, तो कुछ नहीं, जो केसी का फॉर्मूला हो रहा था प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, वही तुम्हारा केपी का भी फॉर्मूला होगा, डिट्टो सेम। बस अंतर क्या रहेगा, केवल प्रेशर ले लेना। यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, सी और डी का कंसेंट्रेशन ले रहे थे, यहाँ लेंगे प्रेशर ऑफ सी इंटू प्रेशर ऑफ डी डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ ए इंटू प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, तो केपी कुछ नहीं होता है, जैसे केसी तुम लिख रहे थे वैसे ही केपी लिख देना, बस वहां पे कंसंट्रेशन ले रहे थे, यहाँ पे प्रेशर लेंगे। ठीक है,
प्रेशर लेंगे। हाँ, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, केपी हुआ। तो सिमिलरली अगर मान लो अगर इसके आगे ए रहता, इसके आगे बी, इसके आगे सी, इसके आगे डी, तो पावर भी वैसे ही चला जाता। इसमें भी क्या होता है, सी पावर में डी, पावर में ए, पावर में बी। तो इस तरह से आप केपी भी लिखना सीख गए। हम लोग केसी और केपी दोनों लिखना सीख गए। अब आता है यूनिट की बात करेंगे कि चलो केसी केपी तो लिखना हम जान गए, अब यूनिट इन लोग का क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ क्या, यूनिट ऑफ केसी एंड केपी। तो कोई बता सकता है क्या यूनिट ऑफ केसी क्या होगा? कोई सर मोल अपॉन वॉल्यूम, और सर आगे डिपेंड करेगा स्टोइचियोमेट्रिक। सर मोल पर लीटर। हाँ, मोल पर लीटर तो होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। थोड़ा और सर फिक्स नहीं रहती सर इसकी वैल्यू। क्या सर इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, कुछ भी होती रहती है सर, चेंज होती रहती है। यूनिट ऑफ केसी अब तुम देखो, खुद तुम बता सकते हो। अगर मान लो रिएक्शन रहता है ए प्लस ए, बी बी, और क्या है सी सी और डी डी, तो तुमसे कोई यूनिट पूछे तो तुम क्या, अच्छा केसी क्या लिखोगे? केसी तुम लिखोगे मोल अपॉन में वॉल्यूम डेल्टा एनजी। हाँ बिल्कुल सही बोला। किसने बोला? नाम क्या हुआ बच्चे आपका? सर दीपक। अच्छा दीपक, बिल्कुल सही बोले आप। देखो ये तुम्हारा केसी था, ये सही बच्चे को पता है, ये केसी है, ठीक। तो सी का यूनिट क्या होगा बच्चे? ये सी का यूनिट होगा मोल पर लीटर का पावर सी। इसका भी यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर का पावर डी। इसका यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर का पावर ए। और इसका यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर का पावर बी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो एक बेसिक मैथ होता है, एक आपका बेसिक मैथ होता है। क्या मैथ? ये कहता है कि x का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 3, आंसर क्या होगा? सर मोल अपॉन लीटर की पावर के पावर 5 x की पावर डिवाइड बाय। अरे इधर देखो भैया, मैं क्या पूछा? x की पावर 2 x की पावर 3 है, तो हमें पता है ना जब पावर 2 + 3, हाँ जब पावर तुम्हारा बेस सेम रहता है तो मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो मैंने क्या लिख दिया? x का पावर 2 + 3 यानी कि x की पावर 5। और एक और मैथ कहता है इक्वेशन क्या, x की पावर 2 डिवाइडेड बाई x की पावर 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे? x की पावर 2 माइनस x की पावर 3 यानी कि माइनस हो जाएगा। तो क्या होता है? जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर जुड़ता है, और जब डिवाइड होता है तो पावर माइनस होता है। मल्टीप्लाई होता है तो पावर जुड़ता है, डिवाइड होता है तो माइनस होता है। तो देखो यहाँ भी तो बेस सेम है ना, सब में मोल पर लीटर मोल पर लीटर मोल पर लीटर मोल पर लीटर है, ठीक है। तो बेस सेम है तो मैथ का वही रूल लगाएंगे और लिख देंगे मोल पर लीटर। और देखो जो ऊपर वाला है मल्टीप्लाई है उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, यानी कि C + D। और जो नीचे वाला है यानी कि जो डिवाइड में उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। माइनस कर सकते हैं ना? तो ये तुम्हारा इसको अब तुम लिख सकते हो मोल पर लीटर C + D माइनस A + B। क्या लिख सकते हैं? क्या कॉमन ले लिया? C + D क्या है? प्रोडक्ट है। और A + B क्या है? रिएक्टेंट है। C और D प्रोडक्ट है और A B क्या है? रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस करते हैं। तो तुम किस में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होगे कि डेल्टा N के बारे में, डेल्टा NG क्या होता है? N प्रोडक्ट माइनस N रिएक्टेंट, यही होता है ना? तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? मोल पर लीटर का पावर डेल्टा N। और वेयर डेल्टा N क्या है? डेल्टा N = क्या है? C + D माइनस A माइनस B, ठीक है। अरे ठीक है ना? तो यूनिट अगर कोई यूनिट ऑफ केसी पूछे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ केसी, तो तुम क्या बोलोगे? यूनिट ऑफ केसी हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर डेल्टा N, ठीक है। अरे हाँ जी सर। अब तुम्हारा ये यूनिट ऑफ केसी हुआ।
सिमिलरली अगर यूनिट ऑफ केपी कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो वही रिएक्शन था, या फिर से मैं रिएक्शन लिख ही देता हूं, मान लो ये रिएक्शन है ए प्लस बी बी सी प्लस डी। अगर यूनिट ऑफ केपी पूछेगा तो अब क्या लिखिएगा, केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से वही होगा, प्रेशर ऑफ सी का पावर सी, प्रेशर ऑफ डी का पावर डी डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ ए का पावर ए, प्रेशर ऑफ बी का पावर बी। प्रेशर को हम क्या लिखते हैं, एटीएम, यानी कि एटीएम की पावर सी, एटीएम की पावर डी डिवाइडेड बाई एटीएम की पावर ए, एटीएम की पावर डेल्टा एन। तो हम एक ही साथ में लिख दे रहा हूं, क्या लिख दूं, क्या एटीएम की पावर डेल्टा एन। हाँ जी सर। सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी। तो हम इसका यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यूनिट ऑफ केपी कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, एटीएम की पावर डेल्टा एन। ठीक है, दोनों ध्यान रहेगा ना। यूनिट ऑफ केसी क्या हो गया, मोल पर लीटर का पावर डेल्टा एन, और यूनिट ऑफ केपी क्या हुआ, एटीएम की पावर डेल्टा एन। तो ये आपका यूनिट हुआ। किसी को कोई दिक्कत? रिपीट कर दीजिए। देखो, अगर यूनिट ऑफ केसी कोई पूछे तो आप बोलिएगा यूनिट ऑफ केसी क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। और सिमिलरली यूनिट ऑफ केपी कोई आपसे पूछेगा तो आप बोलिएगा एटीएम का पावर डेल्टा एन। और डेल्टा एन क्या होता है, प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल को माइनस करते हैं। डेल्टा एन क्या है, तो सी यहाँ पे क्या था, सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी, यानी कि प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल को माइनस कर रहे थे। तो दोनों का यूनिट सेम ही है, दोनों का पावर क्या है, डेल्टा एन है। केसी में हम क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर का पावर डेल्टा एन, और प्रेशर में क्या लेते हैं, देखो ये सब प्रेशर में क्या लेंगे, एक्चुअली ये तुम्हारा क्या है, एटीएम में ही लोगे, ये तुम्हारा क्या लोगे, ये भी एटीएम में, ये किस में लोगे, ये भी एटीएम में, और ये किस में लोगे, ये भी एटीएम में। तो फिर से वही हो गया ना, एटीएम का पावर सी, एटीएम का पावर डी, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सी प्लस डी हो गया, नीचे वाला क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि माइनस ए माइनस बी, तो उसको तुम लिख दोगे क्या, डेल्टा एन। तो मैंने एक स्टेप में लिख दिया एटीएम का पावर डेल्टा एन। ये तुम्हारा केपी का यूनिट हुआ। आया क्या समझ में? यस सर। अब इसके बाद हम देखेंगे जो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, सर रिलेशन। हाँ बोलो बच्चे। सर वैसे तो इनकी जो यूनिट होती है वेरी करती है ना, यूनिट, हाँ उसका यूनिट एटीएम की पावर डेल्टा एन हो गया, और इसका हो गया मोल पर लीटर का पावर डेल्टा एन। तो यूनिट वेरी नहीं करेगा, एक का तुम मोल लीटर में ले रहे हो, एक का एटीएम में ले रहे हो, तो वेरी नहीं सर, केसी की वैल्यू वेरी नहीं करती। अच्छा केसी, अच्छा ये आप किस पे बात कर रहे हो, वेरी इन द सेंस वो एम का मोलारिटी का स्क्वायर हो गया और नीचे ए की एम है, तो उससे कट के मोल आ गया सीधा वैल्यू मोल। एक सेकंड मैं फिर से बताइएगा, ये जैसे मोलारिटी का स्क्वायर हो गया ऊपर, हाँ, और नीचे एक ही मोलारिटी है, तो उससे कट के एक मोलारिटी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 लिया था ना सर, वो वही बोल रहा, आपने डेल्टा एनजी लिखा ना, तो अगर हम नॉर्मली रख के सॉल्व करोगे तो वैसे भी तो कटेगा ही, तो आपने बस इसको डेल्टा एन की फॉर्म में रख दिया तो कंफ्यूज हो गया। नहीं, डेल्टा एन की फॉर्म में लेने से ना ये हुआ ना, अब तुमको इसका यूज पड़ेगा। एक सेकेंड, तुम ये वाला ना, ये पॉइंट पढ़ो, एक्चुअली इससे क्वेश्चन आते हैं, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। यहाँ पे तुमको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान देना, ये तुम्हारा जो थोड़ा बहुत डाउट है ना, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब हमें निकालना है केसी और केपी के बीच में, इसको मैं एक बार इसको डिस्कस कर देता हूँ, फिर आपके डाउट पे फिर से आएंगे, ठीक है प्रियांशु। तो देखो, रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी अगर कोई पूछे तो, अच्छा केपी में क्या, अच्छा ये बताओ, तुम जानते होगे क्या, प्रेशर पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, एनआरटी। तो अगर तुमसे कोई प्रेशर पूछे तो क्या आप कर सकते हो, एन बाई वी आर टी लिख सकते हो ना। प्रेशर एन क्या है, एन मोल है, और वी क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम। हाँ, तो मोल अपॉन वॉल्यूम, यानी कि ये क्या हो गया, ये तुम्हारा कंसेंट्रेशन हुआ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू सी आर टी, वेयर सी क्या है, कंसेंट्रेशन। देखो एन बाई वी को हम सी नहीं लिख सकते हैं, कंसेंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मैं लिख दिया P को CRT, P को मैंने क्या लिख दिया, CRT। और अभी मैंने पढ़ा था KP इज इक्वल टू, मैंने क्या पढ़ा था,
केपी इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, एटीएम का पावर डेल्टा एन, यही पढ़े थे ना, यूनिट पढ़े थे एटीएम की पावर डेल्टा एन। तो एटीएम की पावर डेल्टा एन पढ़े थे, यानी कि एटीएम में रखना है, यानी कि क्या रखना है, प्रेशर में रखना है। यहाँ पे क्या में रखना है, प्रेशर। एटीएम का पावर डेल्टा एन मतलब क्या होगा, प्रेशर तुमको रखना है, प्रेशर का पावर डेल्टा एन। ठीक, मान लो 10 एटीएम दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 10 का पावर डेल्टा एन। तो प्रेशर इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिखे, सीआरटी। सर एक बार आप P इज इक्वल टू CRT के बाद आपने जो बताया वो दोबारा बता दो, वॉइस कट हो गई थी। अरे इसके बाद तो मैंने यही बोला ना, केपी का भी हमने यूनिट क्या देखा, एटीएम का पावर डेल्टा एन। ये तो ऊपर से मैंने लिख दिया यहाँ से। हाँ जी सर। हाँ तो ऊपर से मैंने लिख दिया केपी का पावर डेल्टा एन। केपी इज इक्वल टू क्या हो गया, एटीएम की पावर डेल्टा एन। और एटीएम क्या है, प्रेशर है, और प्रेशर का वैल्यू हमने अभी देखा क्या, सीआरटी होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, सीआरटी का पावर डेल्टा एन, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू सीआरटी है। तो सीआरटी का पावर डेल्टा एन हम लिख सकते हैं ना। तो अब तुम ये बताना, एक मैथ का एक छोटा सा बेसिक है क्या, कि अगर तुमसे कोई 8 का स्क्वायर पूछेगा तो क्या लिखोगे, 64। 8 का स्क्वायर 64 होगा। अगर हम 2 इंटू 4 का स्क्वायर लिखेंगे तब भी क्या होगा, 64 ही होगा। ठीक है, और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, तब भी कीजिएगा तो आप 64 ही होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भैया अगर ब्रैकेट पूरा होल के ब्रैकेट पे कुछ पावर रहता है ना, तो तुम इंडिविजुअल पे भी पावर वो ला सकते हो। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो वही वही लॉजिक तुम यहाँ पे लगाओ, तो और क्या लिख दो, C का पावर डेल्टा एन इंटू RT का पावर डेल्टा एन, लिख सकते हैं ना। हाँ जी सर। और C की पावर डेल्टा एन, ये क्या था, KC था। KC क्या था भैया, मोल पर लीटर। तो ये C की पावर डेल्टा एन क्या है, KC ही तो है। यस सर। और बाकी जो बच गया वो RT का पावर डेल्टा एन, और ये इधर से क्या आ रहा था, इधर से तुम्हारा KP आ रहा था। तो लो, तो हमारा रिलेशन क्या हुआ, KP इज इक्वल टू क्या हुआ, KP इज इक्वल टू KC RT का पावर डेल्टा एन। आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। का वैल्यू क्या होगा, तो KC अगर KC का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा एन हमको पता है और टेम्परेचर पता है, तो हम KC को KP में कन्वर्ट कर लेंगे ना। तो अब देखो इसका हम थोड़ा देखते। अच्छा ये बताओ, इफ डेल्टा एन हो जाता 0, डेल्टा एन 0 हो जाएगा, तो क्या KP KC के बराबर हो जाएगा? जब डेल्टा एन तुम्हारा 0 होगा तो KP KC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0, यानी कि उसके क्या हो जाएगा, RT का पावर उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, 1 होती है। तो ये तुम्हारा KP बराबर KC हुआ। तो आगे मैं बढ़ता हूं, और ये हो क्या, और आपको अच्छा अरे 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 रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। तो ये यही मैंने रिलेशन यहाँ पे आपको दिखाया ही, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। KP इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा NG, यही रिलेशन हमने अभी पढ़ा। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, डेल्टा NG पे वैल्यू KP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा NG पे वैल्यू KP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KP इज इक्वल टू हो जाएगा KC। और मैंने अच्छा, अब तुमको इसका वैल्यू बताना है। इस क्वेश्चन में तुमको x का वैल्यू बताओ। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। देखो क्या दिया हुआ है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, KP इज इक्वल टू, आपको क्या दिया हुआ है, KP इज इक्वल टू KC RT की पावर x। तो आपको x का वैल्यू बताना है, फिर तुम x का वैल्यू बता दोगे सर माइनस हाफ, सर -1/2, x का वैल्यू -1/2, बिल्कुल x की -1/2 आएगी सर। हाँ, -1/2। अरे देखो x भैया अभी मैंने ये पढ़ा ना, KP इज इक्वल टू क्या था, KC RT के पावर डेल्टा एन, यही पढ़ा ना। और डेल्टा एन क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का मोल। डेल्टा एन क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस, डेल्टा एन भैया क्या है, प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट कितना मोल है यहाँ पे 1, माइनस रिएक्टेंट का मोल, यानी कि रिएक्टेंट क्या है 1 और 1/2, 1 + 1/2। तो डेल्टा एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2। आया क्या समझ में?
हाँ जी सर। यस सर। माइनस क्या है, ये -1/2 कुछ और नहीं है, वही तो x है ना। तो हम कह सकते हैं ना x इज इक्वल टू क्या हो गया, -1/2। और आपके क्वेश्चन में x का वैल्यू नहीं पूछा है, -2x का वैल्यू पूछा है। तो -2x इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे सर 1। हाँ बिल्कुल सही, -2x का हो जाएगा वैल्यू। अरे -2x कह रहा है ना, तो -1/2 इंटू -2 यानी कि 1 + 1, ठीक है ना। अरे सबको आया ये समझ में? यस सर। हाँ जी यस सर। सर। अच्छा तो अब आगे देखते हैं, यही आपका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है और पूछ रहा है वेन केपी इज इक्वल हो जाएगा केसी के, केसी के इक्वल केपी सर कब डेल्टा एन जी जब 0 होगा। डेल्टा एन इज इक्वल Delta टू डेल्टा 0। एन जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही आपका लिखा हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और अब ठीक है, अब हमारा यहाँ पे केसी केपी कंप्लीट हुआ। अब बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट हो, जैसे प्रियांशु इसमें कुछ बोल रहा था, कुछ नहीं समझ में आया हो तो बोले। किसी बच्चे को यहाँ हैंड रेज कर नो दे। सर। नो हो गया, सर। क्लियर हो गया ना? नो सर। सभी के डाउट क्लियर हो गए? तो मैं अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ता यस हूँ सर। और ये है हमारा रिएक्शन क्वेश्चन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रिएक्शन क्वेश्चन। ये बहुत आसान है, बस नाम देखो, नाम बदलना है, काम किसी का नहीं बदलेगा। जैसे केसी से केपी आए, फॉर्मूला वही था, वैसे ही तुम्हारा रिएक्शन क्वेश्चन का भी फॉर्मूला वही हो जाएगा। सर। हाँ बच्चे, सर क्यूसी बता दीजिए। वही बता रहे, रिएक्शन क्वेश्चन क्वेसी वही बता रहे भैया, आपकी मन की बात ही बता रहे हैं, रिएक्शन क्वेश्चन ही बता रहे हैं, क्यूसी। ठीक है, या इसको हम क्यू भी बोल सकते हैं, या तुम्हारा मन है तो क्यूसी भी बोल दो। तो चलो एक और रिएक्शन लिखे, ए प्लस, फिर से रिएक्शन। तो केसी का जो फॉर्मूला होता है ना, वही तुम्हारा क्यूसी या क्यू का फॉर्मूला होता है। तो क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो, सी का पावर, जल्दी बोलो यार, सी का पावर सी, डी की पावर डी, डिवाइडेड बाय ए की ए पावर ए, डी की पावर बी। बी की तो पावर देखो, सी। अब तुम सोचोगे, अब तुम पूछोगे भैया ये तो केसी था और यहाँ पे मैं क्यू क्यू लिख यस दिया, सर। तो ये क्यू और केसी में अंतर क्या है? ये तो सर ये एक्चुअली क्या एट एनी सर इंस्टेंट क्यों है। किसी भी टाइम पे होता है और केसी हमेशा इक्विलिब्रियम पे होता है। बिल्कुल सही। देखो, अगर मान लो कोई बच्चा रिएक्शन स्टार्ट किया, जैसे मान लो तुमने रिएक्टेंट लिया ए और बी लिया, ठीक, तुम रिएक्टेंट लिए और इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम एक मतलब ऐसा टाइम होता है ना जब आरएफ आरबी के बराबर हो जाए। तो कोई मान लो रिएक्टेंट लिया और वो इक्विलिब्रियम का वेट ही नहीं किया, वो स्टार्टिंग में ही उसने तुम्हारा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कर दिया, तो वो कहेगा, उसका जो वैल्यू आएगा ना, एक्चुअली उसका केसी नहीं रहेगा, उसका क्या रहेगा, क्यू रहेगा। और मान लो कोई बच्चा और है, वो रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट ले लिया और इक्विलिब्रियम तक मतलब ऐसा किया ना, रिएक्टेंट ले लिया रिएक्शन के लिए और वो सो गया, और कुछ ऐसा हुआ होगा उसके साथ, उसका रिएक्शन कुछ ज्यादा ही प्रोडक्ट बन गया, उसका जो प्रोडक्ट है ज्यादा ही बन गया, तो उस केस में भी वो क्यू निकालेगा, तो वो केसी के बराबर नहीं होगा। केसी के बराबर क्यू तभी होगा जब इक्विलिब्रियम होगा। तो हम कह सकते हैं केसी जो होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक स्पेसिफिक टर्म है। केसी तुम्हारा एक स्पेसिफिक टर्म है जो कब लागू होगा, जब आरएफ आरबी के बराबर हो जाए। और जब तुम किसी और समय पे निकालोगे, किसी भी टाइम पे, तो वो केसी तुम्हारा क्यू कहलाएगा, वो केसी तुम्हारा। तो क्यू क्या है, क्यू एक जनरल टर्म है जो तुम किसी भी टाइम पे निकाल लो, और केसी क्या है, एक स्पेसिफिक टर्म है जो तुम इक्विलिब्रियम पे ही निकालोगे। आया क्या समझ में? यस सर। जो क्यू है। हाँ, तो अब क्वेश्चन आता है, याजदान बोलो डाउट। सर जो हमारा क्यू है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन में होगा। नहीं, दोनों रिवर्सिबल में लगेगा। ये देखो डबल एरो, दोनों रिवर्सिबल में लगेगा। बस क्यू क्या है, तुम किसी भी समय, मान लो कोई बच्चा है, वो रिएक्टेंट लिया और तुरंत मतलब उसको वेट ही नहीं हुआ, वो तुरंत कैलकुलेट कर दिया प्रोडक्ट डिवाइडेड, ये फॉर्मूला लगा दिया प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो उसका तो केसी नहीं ना रहेगा, वो स्टार्टिंग में ही उसने कैलकुलेट कर दिया। भैया इक्विलिब्रियम फॉर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा रिएक्शन को तो होने तो दो, आरएफ आरबी को इक्वल तो होने दो, वो तुम वेट ही नहीं किए, तुम स्टार्टिंग में ही तुम क्यू निकाल दिए, प्रोडक्ट ये फॉर्मूला लगा दिए, तो वो तुम्हारा केसी नहीं देगा, वो क्यू देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इस क्यू का फिर यूज क्या है। तो इस क्यू का बहुत ही ज्यादा यूज है। कब? ये तुमको बताएगा रिएक्शन का डायरेक्शन। अगर तुमको कोई क्यू दे देना तो तुम बता सकते हो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा।
तो कैसे बताएंगे, तो अब देखो, अब समझो कैसे बताएंगे। तो मान लो अच्छा ये एक चीज ये तुम बताना, बताते जाना। क्यू मैंने क्या लिखा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट लिखा है ना? हाँ जी सर। डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट यानी कि बादल, यानी कि प्रोडक्ट क्या है भैया, हमारा क्लाउड है। तो यदि Q ज्यादा हो गया, Q ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लाउड ज्यादा हो गया। बोलो, Q ज्यादा, अगर किसी क्वेश्चन में Q का वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब क्या है, क्लाउड ज्यादा है। भैया प्रोडक्ट ही तो क्लाउड है ना। हम क्या बोल रहे थे, रिएक्टेंट को क्या बोल रहे थे, पानी बोल रहे थे, और प्रोडक्ट को क्या बोल रहे थे, बादल बोल रहे थे, यही बोल रहे थे ना। अरे बोलो शांत क्यों। वाटर कम होगा और क्लाउड ज्यादा होगा। जितना ये बोलो Q ज्यादा है यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा है, यानी कि बादल का फॉर्मेशन ज्यादा हो गया। तो बादल का फॉर्मेशन ज्यादा हो गया तो बारिश ज्यादा होगा कि कम होगा? ये सर ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन होगा या फॉरवर्ड रिएक्शन होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन। अरे बारिश का होना फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है क्या? बैकवर्ड होता है। यानी कि तुम ये ध्यान रखना, Q का वैल्यू जब ज्यादा हो जाएगा, बारिश ज्यादा होगा, यानी कि तुम्हारा रिएक्शन बैकवर्ड होगा। क्या होगा, बैकवर्ड। और मान लो Q का वैल्यू कम है तो इसका मतलब क्या हो गया, बादल कम है। बादल कम है तो क्या बारिश होगा क्या? बादल कम है तो यानी कि कमी है तो बारिश तो होगा नहीं। बादल बनेगा, और बादल बनेगा यानी कि प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि तुम्हारा रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। ध्यान रहेगा क्या? यस सर। जी सर। नहीं सर। यस सर। यहाँ पे 3 केस निकलेंगे। क्या? केस नंबर 1 ये होगा कि इफ Q क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, किससे, KC से। Q का वैल्यू KC से बड़ा हो गया तो इसका मतलब तुम ये सिंपल देखो, कुछ मतलब रटना उठना नहीं है, तुम सिंपल ध्यान देना। Q बड़ा KC से तो तुम बोलोगे Q बड़ा, अच्छा Q बड़ा यानी कि प्रोडक्ट बड़ा, क्योंकि ऊपर क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट बड़ा, इसका मतलब बादल ज्यादा। तुम यहाँ पे लिख देना बादल ज्यादा, Q ज्यादा यानी कि बादल ज्यादा। तो ब से बादल ज्यादा, ब से बादल ज्यादा तो ब से रिएक्शन बैकवर्ड होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, रिएक्शन ऑलवेज बैकवर्ड होगा हमेशा। तो ऐसे ध्यान रखना, Q ज्यादा, बादल ज्यादा, और ब से बादल होता है तो ब से बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक। और केस 2 क्या कहेगा, केस 2 ये कहेगा इफ क्या, इफ Q छोटा हो जाए KC से। तो Q छोटा हो गया KC से तो बादल कम है, तो भैया बादल कम है तो बारिश थोड़ी होगा, और ज्यादा बादल बनेगा ना। बादल कम है तो और ज्यादा बादल बनेगा, या और बादल का बनना हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। तो इस केस में रिएक्शन क्या होगा, हमेशा फॉरवर्ड होगा। क्या होगा, हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड केस क्या हो जाएगा, जब Q KC के बराबर हो जाए, Q KC के बराबर हो गया तो ये तो सिंपल क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। तो क्या ये तीनों केस आपको समझ में आया क्या? यस सर। तो ये तीनों केस समझ में आया ना? ठीक है। तो अरे तो रटना उठना कुछ नहीं, बस तुम लॉजिक से सोचना, Q ज्यादा, बादल ज्यादा, बस से बादल ज्यादा, रिएक्शन बैकवर्ड। बस इतना ही। तुम अगर तुम ये ध्यान रखोगे ना, हम रिएक्टेंट को बोले थे पानी और प्रोडक्ट को बोले थे बादल, और पानी से बादल बनना हम बोल रहे थे फॉरवर्ड रिएक्शन, और बादल को वापस जब बारिश के फॉर्म हो, बादल जो है बारिश के रूप में फिर से जमीन पे गिरेगा तो क्या हो रहा है, वापस बैक ही आ रहा है ना। जो मैंने पानी को ऊपर भेज दिया था फॉरवर्ड करके, वो पानी क्या आ रहा है, बैक आ रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे, बादल का बारिश बरसना। अगर तुम ध्यान रखोगे कि बैकवर्ड है तो तुम, या फिर नहीं भी ध्यान रखोगे तो ऐसे कर देना, बस से बादल, अब बस से बैकवर्ड रिएक्शन। तो बादल ज्यादा तो रिएक्शन बैकवर्ड ज्यादा। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में आता है ये भूल ही जाते हैं, क्यों ज्यादा होगा तो बैकवर्ड होगा या फॉरवर्ड होगा। ये एक्चुअली कंसेप्ट क्लियर रहता है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे अच्छा वही सब चीज यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है, देखो Q यहाँ पे क्या है, Q कम है तो यानी कि क्या है, रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, जल्दी बताओ पहले केस में। तो फॉरवर्ड। प्रोडक्ट क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, यानी कि बादल ज्यादा बनेगा, यानी कि प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, प्रोडक्ट कम होगा। नहीं मतलब रिएक्शन आगे बढ़ेगा ना। क्यू सी अगर सर केपी से कम है तो सर प्रोडक्ट तो कम होगा ना। हाँ प्रोडक्ट कम होगा, ठीक, लेकिन रिएक्शन क्या होगा, अब फॉरवर्ड जाएगा ना।
रिएक्शन यस तो सर, फॉरवर्ड, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, तो इस केस में टाइम के साथ क्या होगा, तुम्हारा प्रोडक्ट धीरे धीरे अब बढ़ेगा, यानी कि और बादल बनेगा। ठीक है, तो यही आपका लिखा है कि टाइम के साथ साथ में क्या होगा, इस केस में आपका प्रोडक्ट बढ़ेगा। ठीक, और क्या कर रहा है, क्यू जब आपका बड़ा हो जाएगा, क्यू बड़ा यानी कि बादल ज्यादा है, यानी कि सर बैकवर्ड। बैकवर्ड होगा। तो बैकवर्ड होगा, इसका मतलब टाइम के साथ में रिएक्शन बैकवर्ड हो रहा है, तो यानी कि तुम्हारा बादल बारिश के रूप में नीचे गिर जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट तुम्हारा इस केस में क्या होगा, टाइम के साथ में डिक्रीज कर। और क्यू जब केसी के बराबर हो जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। आया क्या समझ में? वही सारे यही फिर से यहाँ पे लिखा है, क्यू बड़ा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड, क्यू बड़ा बादल ज्यादा बैकवर्ड, क्यू छोटा बादल कम रिएक्शन फॉरवर्ड, क्यू बराबर रिएक्शन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है, बताइए द रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डिरेक्शन, रिएक्शन बैकवर्ड में कब होगा? सी आएगा इसका आंसर। हाँ सी आएगा, देखो देखते तुम्हें बैकवर्ड यानी कि बादल ज्यादा करना है, यानी क्यू को ज्यादा करना है। चलो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अरे आ रहा है ना समझ में? यस सर। देखो ये क्वेश्चन तुम घर से अपने से कर लेना। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे केपी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक, और तुम्हारा एनओ बीआर, एनओ और बीआर टू का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। एनओ बीआर का वैल्यू 0.1 है, एनओ का वैल्यू 0.08 है, और बीआर टू का वैल्यू भी दिया हुआ है। तीनों का आपका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक, और केपी का वैल्यू दिया है, और पूछ रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा। तो तुम क्या करोगे, तुम क्यू का वैल्यू निकालोगे। क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू का तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनओ, अरे क्यू क्या होगा, एनओ, और क्या हो जाएगा बीआर टू की पावर हाफ डिवाइडेड बाई एनओ बीआर। ठीक, तो तुम्हारा देखो एनओ का वैल्यू दिया हुआ है, एनओ का वैल्यू क्या दिया हुआ है बच्चे, 0.08 दिया हुआ है। बीआर टू का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.04 की पावर 1/2, और एनओ बीआर की वैल्यू क्या दिया है, 0.1। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो तुमको क्यू पता चल जाएगा, और जब जो तुम्हारा क्यू आएगा उसको तुम केपी से कंपेयर कर देना। यदि क्यू तुम्हारा बड़ा होगा तो तुम क्या कर देना, रिएक्शन को बैकवर्ड कर देना, ठीक, और यदि क्यू छोटा हो गया तो रिएक्शन को क्या कर देना, तुम बोल देना रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। हो जाएगा क्या सॉल्व? यस सर हो जाएगा। हाँ जी सर। यस, ये जो सॉल्व होगा ना, तो एक्चुअली इसमें तुमको ये बताना है, देखो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड ना करके क्या पूछ रहा है, चेक रिएक्शन। रिएक्शन तो अगर, अच्छा अभी हम देखते हैं, देखो क्या आ रहा है, क्यू तुम्हारा बड़ा आ गया यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। रिएक्शन सर बैकवर्ड है रिएक्शन, बैकवर्ड ना पूछिए, सुनो क्या पूछ रहा है, क्या 0.25 आ रहा है। एक सेकंड पढ़ो तो सही, क्या लिखा लास्ट लाइन में, चेक वेदर बीआर टू कंज्यूम्ड और फॉर्म। तो तुम्हें बताना है कि बताओ समय के साथ साथ बीआर टू कंज्यूम होगा या कंज्यूम होगा, कंज्यूम होगा, क्योंकि कंज्यूम होगा सर, यानी कि बादल बारिश के फॉर्म में जमीन पे गिर रहा है, यानी कि कंज्यूम हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंज्यूम। कंज्यूम मतलब क्या हो गया, बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड में हमेशा कंज्यूम होता है, क्यों, क्योंकि बादल कंज्यूम होके क्या हो गया, वो पानी में चेंज हो गया। आया क्या समझ में? यस सर आ गया। यस सर। तो आज के क्लास का अब लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा। अभी तक किसी को कोई डाउट हो? 2 मिनट का और टॉपिक है। अरे व्हाट इज क्यू? क्यू एक जनरल टर्म है। देखो जो तुम्हारा केसी था वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो स्पेसिफिक टर्म है। केसी जो है ना एक स्पेसिफिक टर्म है, कब निकलेगा, जब इक्विलिब्रियम है। और क्यू क्या है, ये भी तुम्हारा वही है, केसी है, लेकिन एक जनरल टर्म है जो किसी भी टाइम पे निकल जाए। क्यू क्या हो गया, आपका जनरल टर्म हुआ, और केसी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हुआ, एक स्पेशल टर्म हुआ, जो कब लगेगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा। ठीक है, बाकी डेफिनेशन वगैरह में मत जाओ, आपको एप्लीकेशन में जाओ। ठीक है, और देखो ये अब मैं 3 आपको पॉइंट 3 नोट लिखा रहा हूं, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, और इससे भी क्वेश्चन आते हैं। देखो यदि कोई रिएक्शन ए से बी जा रहा है और इसका केसी का वैल्यू x है, तो रिएक्शन अगर बी से ए आएगा तो इसका केसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/x। ये आपका नोट का पहला पॉइंट हुआ कि रिएक्शन को जब तुम पलटोगे तो केसी को भी तुम क्या करना, पलट देना, 1/x कर देना। आया क्या समझ में? हाँ जी सर। ये तो इतना आसान है। अब सेकंड पॉइंट क्या करता है, सेकंड नोट ये करता है कि यदि रिएक्शन ए से बी जा रहा है और इसका केसी का वैल्यू x है, तो
2 से अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे इसी रिएक्शन को तो केसी क्या हो जाएगा, ये भी 1/x। सर 1/x। x के बराबर 2 हो जाएगा एक्स का सर स्क्वायर, पता नहीं क्या एक्स का स्क्वायर सेकेंड। होगा। अरे भाई मेरे, तो हर जगह 1/x ही करोगे क्या? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, पलटे थोड़ी है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो पावर को 2 में ले जाना, ध्यान दिया करो। 2 से यानी कि जो कोएफिशिएंट आएगा ना वो इसके पावर में चला जाएगा। तो तुम बताओ इसका, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 1/a और अरे 1/a डिवाइडेड बाई 1/b, इसका केसी क्या हो जाएगा? सर अंडर रूट हो जाएगा। सर एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर 1/2 यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, अंडर रूट एक्स। आ रहा है क्या समझ में? यस सर। यस सर। मतलब जो जिससे मल्टीप्लाई करोगे ना वो उसके पावर में चला जाएगा, ठीक है ना? जी सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा नोट का सेकंड हुआ। और नोट का लास्ट पॉइंट जो कि आपका इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है कि यदि रिएक्शन ए से बी हो रहा है और इसका अगर मान लो के का वैल्यू x है, यदि रिएक्शन बी से सी हो जाए और इसका के का वैल्यू y है, और यदि रिएक्शन सी से जेड हो जाए, नहीं सी से डी हो जाए और इसका के का वैल्यू जेड है, तो तुम अगर तीनों रिएक्शन को ये जो है यदि तुम सबको तो x + y + z यदि ऐड कर दोगे इनटू हो जाएंगे सर। यानी कि a + b, हाँ बिल्कुल सही। किसने बोला इनटू हो जाएगा? दीपक। सर दीपक। अरे मुझे पता था दीपक ही बोला होगा, क्योंकि बच्चे की आवाज मैं धीरे धीरे पहचान गया हूँ। तो इसका तुम्हारा केसी क्या, इसका केसी क्या हो जाएगा? तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, तीनों को x into y सर मैंने भी तो बोला था। अच्छा आपने ही बोला था, तो दीपक जोर से बोला तो मुझे केवल उसी का आवाज सुनाई दिया। कोई बात नहीं, आपने भी बोला था तो आप भी, इसका मतलब बहुत अच्छे स्टूडेंट है। ओके गुड़िया, तो देखो ओके अब देखो ये मैंने क्या कर दिया, ये तीनों को मैंने ऐड किया तो केसी क्या होता है, जब तीनों को ऐड करोगे तो केसी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो एक और चीज ये देखना भैया, इधर भी बी इधर भी बी कट जाएगा कि नहीं, इधर भी सी इधर भी सी कट जाएगा ना। तो ए से डी का तुमसे कोई केसी पूछे तो क्या हो जाएगा, x × y × z, x y z, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा, हमने अच्छा ये पॉइंट समझ में आएगा थर्ड वाला, कि अगर 3 रिएक्शन है, अगर तीनों ऐड करोगे रिएक्शन को तो के जो होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने 3 आपको टर्म बताए, क्या क्या 3 नोट बताया कि जब रिएक्शन को पलटोगे, रिएक्शन को तुम रिवर्स करोगे तो केसी वैल्यू का वैल्यू 1/ हो जाएगा। जब रिएक्शन को तुम हाफ या डबल करोगे तो वो तुम्हारे पावर में चले जाते हैं। और मैंने थर्ड क्या बोला, जब तीनों को तुम ऐड करोगे तो केसी भी तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आया क्या समझ में? हाँ जी सर। एक आपका क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी से कर दो। हाँ बच्चे। सर माइनस करेंगे तो डिवाइड में जाएगा ना? माइनस इन द सेंस, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को तो हाँ डिवाइड हो जाएगा ना? डिवाइड हो जाएगा। वैसे जनरली हम ये माइनस ना करके जानते हो क्या करते हैं याजदान, नहीं क्या प्रियांशु, माइनस करने से अच्छा है ना तुम क्या करो, रिएक्शन को पलट दो और अलग और फिर ऐड कर दो, बात वहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो रिवर्स कर रहे थे, देखो तुम ऐसे यहाँ से प्रूव भी कर सकते हो, जब हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर रहे थे तो डिवाइड नहीं हो जा रहा था, देखो डिवाइड ही हो रहा था ना। तो पलट के तुम ऐड करोगे तो एक तरह से डिवाइड ही हो रहा है। तो आपका भी कहना सही है, और उससे अच्छा हम माइनस के चक्कर में ना पड़ के ना, हमारे लिए आसान ये रहता है कि हम रिएक्शन को पलट देंगे, क्योंकि कितना सारा पॉइंट याद करके हम ना क्यों बढ़ाए मतलब लोड। इससे अच्छा है 2-3 ही पॉइंट याद करो और इसी का यूज करके तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको हम इसी से सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, 1/4 × 10⁻⁻⁴ होल का हाफ। अरे आंसर बताओ, फाइनल आंसर बताओ भाई। सर वही, अच्छा सॉल्व करके बताओ। देखो क्या सर 1/2 × 10⁻⁻⁻। अरे फाइनल आंसर बताओ, मैं तक बाकी बच्चों से मैं सर केसी का आंसर बताना है। सर 50। हाँ आपको बताना है, ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, इसका केसी बताना है। तुम्हें क्या दिया हुआ है, इस रिएक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, इस रिएक्शन का केसी क्या दिया हुआ है
4 इंटू 10 का पावर -4। सर 50 हाँ, आंसर। आंसर इज 1। लगभग आपका आंसर सही है। आपने गुड़िया क्या बोला बच्चे? सर मैंने 1 बोला है। नहीं सर 0.5 इंटू 10 की पावर 2। 0.5 इंटू 10 की पावर 2। हाँ बिल्कुल सही। 50 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, 50 इसका आंसर आ रहा है। तो देखो सिंपल था। सुनो कैसे जिस बच्चों को नहीं समझ आया तो इसमें रिलेशन लगेगा केपी और केसी का? अरे देखो मैं समझा देता हूँ। एक्चुअली हमारा टाइम हो गया ना, तो मैं जल्दी से इसको समझा देता हूँ। देखो मैं क्या कह रहा है, तुम्हें ये क्वेश्चन का दिया हुआ है और इसका केपी केसी तुमको निकालना है। तो कैसे? 0.25 इंटू 10 की पावर 4। गलत जवाब। देखो कैसे ये करेंगे अप्रोच तुम्हारा। आंसर आ रहा है। भैया सब कोई म्यूट हो जाओ थोड़ी देर के लिए, मेरा टाइम हो गया। 9:30 से मेरा एक और क्लास है, इसलिए मैं थोड़ी जल्दीबाजी में हूँ। आप लोग इसी के लिए बोलते हैं यार तुम लोग 8 बजे ज्वाइन कर लिया करो, ताकि हम आराम से थोड़ा डिस्कस करके डाउट क्लियर करते करते पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग एकदम 8:15 क्लास है तो बच्चे ज्वाइन करते हैं 8:18 में, 8:19 में। ऐसे नहीं करना यार, थोड़ा टाइमली ज्वाइन किया करो, क्योंकि मेरा इसके ठीक बाद 9:30 से क्लास है, इसलिए दिक्कत हो जाता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका अप्रोच कैसे लेंगे? अप्रोच ये लेंगे, तुम्हारा देखो जो एनो तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन में रिएक्टेंट में है, वो गिवन में क्या दिया हुआ था? प्रोडक्ट। देखो गिवन तुम्हारा क्या दिया हुआ है, तुमको दिया हुआ है N2 प्लस O2 का क्या दिया हुआ है 2NO, और इसका केसी क्या दिया हुआ है 4 इंटू 10 का पावर -4। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमें ये प्रोडक्ट में दिया हुआ है, हमें एनो प्रोडक्ट में दिया है, बट हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए? हमें रिएक्टेंट में चाहिए था। तो हम क्या करेंगे? इसको पलटेंगे। तो जैसे ही हम इसको पलटेंगे, क्यों पलट रहे हैं? क्योंकि ये हमें रिएक्टेंट में चाहिए था। तो लो मैंने पलट दिया, तो पलट दिया तो क्या हो गया? पलटेंगे तो केसी भी पलट जाएगा, यानी कि 1/4 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा -4। ठीक, और फिर क्या तुम्हें क्या यहाँ पे 2 चाहिए था क्या? तो नहीं, यहाँ पे 1 मोल चाहिए था। यहाँ पे क्या चाहिए था? हाफ चाहिए था, और यहाँ पे हाफ चाहिए था। तो हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से जैसे ही डिवाइड करोगे इस रिएक्शन को, तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? इसको हम रूट में ले लेंगे। अरे 2 से डिवाइड करने का मतलब यही होता है ना, पावर में 1/2 आ जाएगा। तो जब इसको आप रूट में ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1/4 10 इंटू 10 की पावर -4। और -4 जो होता है ना वो ऊपर चला जाता है, पता है ना, ये माइनस है तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 अगर तुम बाहर आएगा केसी ये रूट से, तो क्या हो जाएगा? केसी इज इक्वल टू 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 50। आया क्या समझ में? क्या यस सर। तो ठीक है, मैं इस रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ। उसके बाद में किसी को कोई क्वेरी होगा तो वो